बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं वो दिन ब दिन उनमें शिद्दत आ रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने 3 रोज़ कबल जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है, जो ऑर्डीनेंस के बाद जिसकी तश्कील 9 हुई, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, उस कमेटी को एक ख़त लिखा। वो ख़त बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कंडक्ट पर बहुत अहम सवालात जो है वो उठा रहा था। और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस ख़त में क्या कहा था और अब उस पर जवाबी ख़त जो है वो आया है, और जवाबी ख़त भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ख़त लिखा है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, और ये ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह के जवाबी ख़त है, लेकिन इसमें कोई गैर मामूली सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों कमेटी से हटाया गया? 11 वजूहात दी गई हैं। 11 वजूहात ऐसा लगता है कि पूरे साल के दरमियान इकट्ठी की गई मुख्तलिफ मामलात को कलेक्ट करके जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ जो है वो ये 11 वजूहात जो है वो दी गई हैं कि उनको कमेटी से क्यों अलग किया गया। वो बुनियादी तौर पर उनके जुडिशल वर्क पर भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवालात उठाए हैं, जो किसी भी ब्रदर जज पर बतौर चीफ जस्टिस वो नहीं उठा सकते। किसी के कंडक्ट पर, किसी के जुडिशल वर्क पर अगर किसी ने सवाल उठाने हैं तो वो सवाल जो है वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें मुतलका जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट जाती है, कोई भी चीज़ होती है वो उसको देखता है। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इस किस्म के सवालात नहीं उठाए जा सकते, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 11 सवालात उठाए हैं। इसके अलावा ये जो ख़त है, ज़राए हमें बताते हैं कि 4 सफ़ात का ये ख़त है जो जस्टिस मंसूर अली शाह के जवाब में लिखा गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। और इसमें एक जो वजह सामने आई है वो ये है कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि आपने जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों कमेटी से हटाया। फिर ये कहा था कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो मोस्ट सीनियर थे उनके बाद फिर उनको क्यों नहीं रखा। तो ये बताया गया है इस खात में, ये भी राय बताते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी को अप्रोच किया गया, उन्होंने जब नहीं वो आए तो उसके बाद जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान है उनके बाद मोस्ट सीनियर जो है उनको लाया गया। और इसके जवाबात बहरहाल दिए हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। कौन सी 11 वजूहात हैं जो जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखी हैं, वो आपके सामने रखते हैं। फिर आगे चलकर आपको जो है वो मज़ीद तफसीलात बताएंगे कि क्या ये बहरान किस तरफ जा रहा है। चीज़ें नॉर्मल नहीं है, चीज़ में गैर मामूली सूरत हाल की तरफ जो है वो अब बढ़ रही हैं। अगरचे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब कमेटी में थे तो उनकी कमेटी का जो मीटिंग है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 जजेस ने ही बैठकर कमेटी जो है वो डिसाइड कर दी हो। जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो कमेटी में थे और उनकी मेजॉरिटी भी बन सकती थी अगर वो अलग से राय रखते थे, तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि 2 जज ही बैठते, तीसरा जज मौजूद नहीं था। इख्तलाफ राय पाया गया है। लेकिन यहाँ पे जब अभी 63A की मीटिंग थी, उस मीटिंग में 2 जजेस थे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, 3 सफ़ात का ख़त लिखा। तो 3 सफ़ात के मुकाबले में अब जो है वो 4 सफ़ात का ख़त जो है वो सामने आ रहा है। उसके कुछ मदरजात हमारे ज़राए से सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि क्या लिखा गया है इस अहम ख़त में। इसमें ये कहा गया है कि क्यों जो है वो मैंने नॉमिनेट किया। ये जो क्वेश्चन किया गया है मुझसे कमेटी में, ये चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं जो है वो हमेशा से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है, शफाफियत पर जो है वो यकीन रखता हूँ। और उन्होंने कहा कि इसके जो जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से हटाने के और उनको रिप्लेस करने की मेरे पास जो है वो रीज़न जो है वो मौजूद हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये भी आप याद रखें, जस्टिस मंसूर अली शाह को कहा कि ये भी आप याद रखें कि ये मैंने आपकी इंसिस्टेंस की वजह से जो है वो मैंने ये किया है। और ये भी कहा गया इसमें कि जो रीज़न्स हैं जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने की, वो फॉलोइंग मतलब 11 जो इसमें वजूहात बताई गई हैं कि इन वजूहात की बुनियाद पर जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से जो है वो अलग किया गया है। ये कहते हैं कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी की अपोज किया था उसको, और जिसमें जो चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी जो इख्तियारात का था कि जो डोमिनेंस थी उनकी कि लामादूद इख्तियारात थे, जिस एक्ट में जो लामादूद इख्तियारात थे वो ख़त्म किए गए थे, उस एक्ट की जो है वो अपोज किया था
जस्टिस मुनीब अख्तर ने। इसके अलावा दूसरी वजह यह बताई गई कि ये उन दो जजेस में से एक हैं जिन्होंने पूरी समर वेकेशन जो है वो छुट्टियां की हैं, तातीलात की हैं और उनके हवाले से जो उनकी तरफ जो बैकलॉग है वो बहरहाल मौजूद है। तो ये दूसरी वजह बताई गई है कि इन्होंने पूरी तातीलात की हैं। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस में से दो में से एक ये हैं, दूसरे कौन है ये नहीं बताया गया। फिर तीसरा ये बताया गया है कि वो वोकेशन पर थे लेकिन और वो अवेलेबल नहीं थे कोर्ट वर्क के लिए, लेकिन वो ये इस पर जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि वो कमेटी मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और वो सजेस्ट कर रहे थे जो नेक्स्ट जो उनके सीनियर जज हैं उन पर जो लैक ऑफ ट्रस्ट था उनका, ये उनकी सजेशंस के हवाले से कि कमेटी में जब वो आ रहे थे कि नेक्स्ट सीनियर जज जो है उनका उस पर लैक ऑफ जो ट्रस्ट था उनका, मतलब ये है कि कोर्ट वर्क नहीं कर रहे थे, कमेटी में आ रहे थे और ट्रस्ट भी नहीं कर रहे थे नेक्स्ट सीनियर जज पे। उसके बाद जो चौथी जो इसमें वजह बताई गई है कि एक्ट ये कहता है कि केसेस जो है वो अर्जेंट फिक्स हों 14 दिन में, लेकिन ये जो केसेस हैं इनके जो जब थे तो इस दौरान ये प्रोविजन जो है इसमें मौजूद है और रिव्यू के हवाले से भी बड़ा वाज़े तौर पर लिखा गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो छुट्टियों पे हैं और उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी इन केसेस को एक्ट के मुताबिक बर वक्त फिक्स करने और उस बेंच में बैठने की। उसके बाद ये कहते हैं कि इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया एडहॉक जजेस को जो उनके सीनियर थे, पहले जो है वो सीनियर थे और बाद में जारी सी बात है वो जूनियर हो गए और उनके लिए 1100 स्पेसिफिक केसेस जो है वो सेलेक्ट किए और उनको कहा कि वो उन केसेस तक ही जो है वो मादूद जो है वो रहेंगे। उसके बाद छठी जो है वो ये वजह जो बताई गई है कि एडहॉक जज जो है उनको शरीयत एपलेट बेंच जो एक लंबे अरसे से जहाँ पे केसेस जो पेंडिंग थे उनके बेंच मेंबर बनने के हवाले से भी उसकी इजाज़त नहीं दी। उसके बाद ये कहते हैं कि जो एडहॉक जज के हवाले से फर्दर बात की है कि केसेस के हवाले से, और ये कहा गया है कि उनका जो बिहेवियर था वो मेंबर कमेटी के मेंबर वो जो 13 सितंबर को एक इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जहां पे जो रूल मेकिंग कमेटी की मीटिंग थी जिसमें जजेस की तैनाती के हवाले से रूल्स को देखना था उस कमेटी ने, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सीनियर प्यूनी जजेस थे, हाई कोर्ट के वजारत कानून के नुमाइंदे अटॉर्नी जनरल थे और सूबाई जो कानून के महकमा कानून के लोग हैं वो मौजूद थे। तो उसका हवाला इसमें दिया जा रहा है कि उसको डिसरिस्पेक्ट किया इन्होंने और बार के नुमाइंदे भी मौजूद थे और वॉकआउट किया उस मीटिंग से। और इसमें जो नवा पॉइंट जो है वो दिया गया है कि इन्होंने जो बेंच जिनको हायर कर रहे हैं उनमें मोस्टली केसेस जो है वो इन्होंने एडजर्न किए और इन्होंने अपना वक्त जो है वो 11 से पहले ही अब वो केसेस जो है वो ख़त्म करके उसके बाद जो उनके सीनियर जो उनके जो साथी जजेस हैं उनकी जानिब से भी ये शिकायत आई कि वो अपना जो काम है वो जिस बेंच को हेड करते हैं वो काम अपना पूरा नहीं कर रहे और केसेस को अर्जेंट जो है वो कर देते हैं। इसके बाद 10वीं इसमें ये आई कि ये स्टे ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं जिसमें इनके अपने खिलाफ जो है वो रेफरेंस है, जैसे कि ऑडियो लीक्स केस है उसमें उन्होंने स्टे ऑर्डर जो है वो जारी किया। तो ये एक 10वीं शर्त इसमें बताई गई है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि इन्होंने मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वहाँ पे इन्होंने स्टे जो है वो इंजेक्टिव ऑर्डर जो है वो स्टे ग्रांट किया, और लेकिन ये है कि उन्होंने उनको फिर सुना नहीं और उसका डिसाइड नहीं उन केसेस किया, मतलब स्टे ग्रांट कर दिया, हुक्म इम्तना दे दिया, लेकिन उन केसेस को फिर सुना नहीं, उनको डिसाइड नहीं किया और उनमें से 2 केसेस जो है वो ऊपर मेंशन भी किए गए हैं। ये कहा है जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से रिमूवल के हवाले से जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो जस्टिस मंसूर अली शाह उनको खत लिखा गया है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये तो जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनके जुडिशल वर्क पर भी सवालात उठाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रेसिडेंट है कि कल अगर चाहें तो क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जुडिशल वर्क पर कोई और भी सवाल उठा सकता है? क्या इस तरह खत लिख के आप किसी के जुडिशल वर्क को, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीफ जस्टिस ने अगर रिमूव किया है तो उसकी वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये वजूहात मुझे नहीं समझ आई कि ये कैसी
जो है वो वजूहात जो है वो की गई हैं। बहरहाल मामला बड़ा दर गंभीर होता जा रहा है। अब ऐसे लगता है कि इस खत के बाद, जब ये खत जो है वो भेजा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जो जस्टिस मंसूर अली शाह के जवाब में ये खत लिखा गया है, तो इस खत के बाद ऐसे लगता है कि जो 11 पॉइंट्स, जो 11 नुकात, जो 11 जो सवालात जस्टिस मुनीब अख्तर के कंडक्ट पे उठाए गए हैं, इनके जवाबात जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी आ सकते हैं मुतवक्को तौर पर। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो, उनके हवाले से भी ये लिखा गया है कि आपकी इंसिस्टेंस की वजह से ये कहा गया है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह कि उनके मतलब ऐसा तासुर दिया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी ये चाहते थे कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जो वो इस कमेटी से बदल दिया जाए। ये हो सकता है ये पहले की बात हो, जिस तरह तासुर ऐसे मिल रहा है। तो ये देखना है कि ये मामला रुकेगा कहाँ पे जाएगा, क्योंकि सूरत हाल दर गंभीर होती जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी तब्दील हो चुकी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसमें आ चुके। जस्टिस याह्या अफरीदी का चीफ जस्टिस कहते हैं कि वो आए नहीं, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बुलाया गया। 30 सितंबर को समाअत होने जा रही है 63A की, और जो सवालात आज 11 सवालात उठाए गए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर पर, क्या इन सवालात के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 30 सितंबर की उस जो होगी हेयरिंग होगी, क्या वो उसमें बैठेंगे? सबसे बड़ा और अहम सवाल है, क्या वो उसमें बैठेंगे और केस को आगे चलाएंगे, या रिक्यूज करेंगे, या अपनी वजूहात जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर इस हवाले से दे सकते हैं। अब ये देखना ये है कि ये चीज़ें कहाँ पे जाकर रुकेंगी, जो रुकती नजर आ रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 जजेस के हवाले से खत लिखा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 जजेस के हवाले से जवाब तलब किया रजिस्ट्रार से कि उन्होंने वो वजाहत दी, कहाँ फिक्स हुआ, कब फिक्स हुआ, किस अदालत में फिक्स हुआ, किस तारीख को फिक्स हुआ, कब केस आया, कब दरखास्त आई, कब दरखास्त दायर हुई, किसने दायर की, क्या जो है वो तफसीली फैसले में उसकी कॉपी लगाई गई। तो ये मल्टीपल सवालात थे जो रजिस्ट्रार को भेजे गए थे। रजिस्ट्रार जो है वो इस हवाले से बताए, लेकिन यह है कि अब जो सिचुएशन बन रही है, रजिस्ट्रार ने जवाब दिया और जवाब वही कि कुछ भी नहीं था। और इस तरह, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का 8 मेंबर बेंच है, जो 8 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस फुल कोर्ट में 8 जजेस की जानिब से जो तफसीली फैसला आया है, उस तफसीली फैसले में सारी वजूहात का जिक्र कर दिया गया है और बता दिया गया है कि वो उन्होंने जो वजाहत दी थी इलेक्शन कमीशन को, उसके पीछे रीजनिंग क्या थी, तरीकाकार क्या था, और क्यों उन्होंने नोटिस नहीं किया, क्यों काज लिस्ट जारी नहीं की। लेकिन इसके बावजूद मामला सुप्रीम कोर्ट में गर्म है। सुप्रीम कोर्ट में महाजराई का माहौल बन रहा है। ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसकी स्याही खुश्क होने से पहले उस पर अमल किया और कमेटी बना के केस फिक्स किया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा 3 सफ़ात का, उसके जवाब में 4 सफ़ात का खत अब आया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का। अब देखना यह है कि क्या इस खत के जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर खामोश रहते हैं, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो कुछ जवाब देते हैं, या चीज़ें जू की तू ही चलती रहेंगी। आज 26 सितंबर 2024 है, 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिटायर होना है। ऐसे लगता है कि 25 अक्टूबर से पहले पूरी जो जुडिशरी है उसका स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम लाने का ऐलान हुकूमत ने किया हुआ है। 30 सितंबर को 63A का केस लगा हुआ है, वो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल देगा, क्योंकि वो नजरसानी की दरखास्तें मंजूर ही होनी है। तो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता जब खुलेगा तो हुकूमत के लिए आईनी तरमीम लाना आसान होगा, आईनी अदालत बनाना आसान होगा, जजेस की तैनातियां, सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस करना, जजेस की ट्रांसफर, सब कुछ जो है वो हुकूमत के हाथ में आएगा। हुकूमत कंट्रोल करेगी पूरी जुडिशरी को, पूरी अदलिया को। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो तस्वर है वो जो है वो कंप्रोमाइज होगा। ऐसे लगता है कि ये सारा कुछ 25 अक्टूबर से पहले होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, जिस तरह के ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं रोजाना की बुनियाद पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर का माहौल अचानक जो है वो उसमें गर्मी जो है वो हमने देख रहे हैं। खत पे खत आ रहे हैं, खतों के जवाबात आ रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं, कंडक्ट पर सवालात उठ रहे हैं। ये मामला रुकेगा कहाँ पे? मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है अब रुकने वाला है। ये मामलात कहीं जो है वो एक गंभीर सिचुएशन में जाकर ही रुकते हुए नजर आ रहे हैं, और गंभीर सिचुएशन का फायदा भी हुकूमत वक्त को हो सकता है। ये आज की एक्सक्लूसिव हमारी खबर थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।